जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ हाजिर हुए हैं। इतिहास का बहुत ही खास टॉपिक है ये, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं और आने वाले वक्त में पूछे जा सकते हैं, लिहाजा ये टॉपिक बहुत ही खास बन जाता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोगों ने चुना है, पहले क्या क्या बात करेंगे हम आज के सेशन में, कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं। जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है सैंडर्स की हत्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सैंडर्स की हत्या, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होना है? दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा इसको हम लोग लिख देते हैं इंग्लिश में, बेहतर पड़ेगा। चलिए, तो ये दूसरा जो घटना था ये था सेंट्रल लेजिस्लेटिव पर असेंबली पर बॉम्ब, ठीक है, दूसरी घटना थी। और तीसरी घटना जो हमको पढ़ना है आज के सेशन में, वो पढ़ना है लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो चलिए फिर, पहली घटना जो हमारी है सैंडर्स की हत्या, तो उस पर हम लोग करते हैं चर्चा। बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है सैंडर्स की हत्या, तो चलिए करते हैं चर्चा इसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या, सबसे पहले समझना है आपको कि ये था क्या। ये था भैया सहायक पुलिस अधीक्षक। ये क्या था? सहायक पुलिस अधीक्षक, कहाँ का? लाहौर का। ध्यान देना भैया, ठीक है। हाँ, अब मसला क्या हुआ यहाँ, थोड़ा मसला समझते हैं। मसला ये हुआ कि 1928 में 1928 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। आप लोगों ने सुना होगा साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन आता है फरवरी 1928 में, ठीक है। और किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? मूल्यांकन करने के लिए। मूल्यांकन किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, ठीक है। हालांकि आना था ये इसको बाद में, ठीक है, 29 में आना था, लेकिन 27 में इसका निर्माण कर लिया जाता है और ये 28 में आता है। सबसे खास बात थी कि इसमें जो साइमन कमीशन जो आया, इसमें कुल 7 सदस्य थे, ध्यान देना। इसकी खास बात थी कि सभी ब्रिटिश थे, ठीक है। इसके लिए इसका क्या हुआ, सभी ब्रिटिश सदस्य होने की वजह से इसका विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ। भारतीयों ने विरोध किया, बहुत व्यापक स्तर पर विरोध हुआ कि भारतीयों की किस्मत का फैसला सिर्फ अंग्रेज कैसे करेंगे। तो भारतीयों की बात भी सही थी, तो ये चर्चा का विषय बना बहुत जबरदस्त, ठीक है। और भारतीयों ने पूरे, समझ लीजिए, पूरे इंडिया में लगभग साइमन गो बैक का नारा लगाया। ये साइमन गो बैक जो है, ये नारा उसी समय बहुत फेमस हो गया था, ठीक है ना। तो अब आगे चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या घटना घटी। तो इसी का एक विरोध
प्रदर्शन चल रहा था लाहौर के अंदर, ठीक है ना। तो लाहौर के अंदर जो है एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध, चल रहा था, क्लियर है। और इसी विरोध में खास तौर पे 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को यह दिन था, एक लाठी चार्ज करवाया जाता है। लाठी चार्ज होता है, बहुत भयंकर लाठी चार्ज होता है। और परिणाम इसका क्या हुआ लाठी चार्ज का? इसका परिणाम होता है कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाठीचार्ज किया गया, बहुत व्यापक स्तर पर लाठीचार्ज हुआ। ये लाठी चार्जिंग जो है बहुत व्यापक स्तर पर की गई, जिससे क्या है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और ये घटना अपने आप में बहुत ही जो है भारी घटना थी, जिससे पूरा राष्ट्रवादी समाज जो है शोक में चला गया। एक समय के लिए पूरा शोकाकुल हो गया, ठीक है ना। अब ये घटना जो है ऐसे ही तो शांतिपूर्वक तो बीत नहीं सकती थी, ये खत्म नहीं हो सकती थी। इसके लिए क्रांतिकारियों ने एक प्रतिशोध लिया। तो क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी नाराज हुए, ये नाराज हो गए क्रांतिकारी समाज में बहुत जबरदस्त नाराजगी आई, ध्यान दीजिएगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? नाराजगी का क्या परिणाम हुआ? इस नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि इस नाराजगी का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि इस सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम हुआ कि सैंडर्स की हत्या। इसकी हत्या क्यों होती है? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। कि उनका बदला लिया जाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए, लाहौर के रेलवे स्टेशन में मारा जाता है सैंडर्स को। लाहौर के रेलवे स्टेशन पे इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कौन कौन करता है भैया? भगत सिंह एवं राजगुरु। इसकी हत्या कौन कौन किया? भगत सिंह और राजगुरु, इन दोनों ने हत्या कर दिया। भगत सिंह थे, ठीक है, और राजगुरु थे, दोनों ने हत्या कर दिया। लेकिन साजिशकर्ता में और भी लोग थे HSRA के। साजिशकर्ता में जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये लोग भी शामिल थे, ठीक है ना, ये भी शामिल थे। अब सैंडर्स की हत्या जब होती है तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए जो है बहुत ही, कह सकते हैं, सदमा लगता है। ब्रिटिश सरकार को सदमा लगता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को सदमा लगता है। अच्छा, एक तो ये घटना हुई, और ये घटना और ये सब कौन कर रहा है? ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी चीजें कर कौन रहा है? ये सारी चीजें कर रहा है HSRA, ठीक है ना, इस ध्यान देना, HSRA ये संगठन कर रहा है, ठीक है ना। सारी चीजें ये संगठन कर रहा है, क्लियर है। जो भी मुकदमा तामीर होगा इसी संगठन के ऊपर तामीर होगा। तो भैया एक तो ये घटना हो गई, और इसको मारा कब? ये भी थोड़ा डेट, थोड़ा हल्का सा लाइनिंग याद करिए। सैंडर्स की हत्या जो है
ये सैंडर्स ने 30 अक्टूबर को करवाया था कांड, लाठीचार्ज, और 17 दिसंबर को इसकी हत्या करवाई गई। इसकी हत्या करवा दी गई, ठीक है, करवा दी गई 1928 में। अब ये हत्या इसकी हो जाती है। इसके बाद यहीं पे आचार्य नहीं रुकता है, एचएसआरए आगे भी चलते हैं एचएसआरए वाले। इसके बाद एचएसआरए वाले क्या काम करते हैं, कुछ और काम कर देते हैं। अब संभावनाएं बनी कि सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी, खासतौर पे एचएसआरए के भूमिगत हो गए, ठीक है, ये सब भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड भूमिगत हो गए, अर्थात इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब भाई सैंडर्स की हत्या हो जाती है और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो पुलिस ने क्या काम किया, ब्रिटिश पुलिस ने आम लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने काम किया था, ये कांड किया था, वो तो भूमिगत हो गए, तो आम जनता को ये लोग प्रताड़ित करना शुरू किए कि ताकि दबाव बने उनके ऊपर। और जब एचएसआरए के सदस्यों ने देखा कि आम जनता का शोषण शुरू कर दिया है, तो एचएसआरए के सदस्यों ने एक प्लान बनाया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि एक प्लान बना, एचएसआरए ने एक प्लान बनाया कि जनता को अगर बचाना है तो 2 लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो 2 एचएसआरए के सदस्यों को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिसीजन लिया गया ताकि जनता से उनका ध्यान हट जाए और फिर ये हम लोगों के ऊपर आ जाए, ताकि हम लोग के ऊपर रहे जनता, फालतू जनता का जो है शोषण हो रहा है। तो ये 2 सदस्य जो थे बहुत ही दिलेर सदस्य थे। तो ये 2 सदस्य कौन कौन थे भैया? पहले थे भगत सिंह, और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। ये थे 2 सदस्य। इन सदस्यों ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि जनता का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। तो उन दिनों खास तौर पे एक और चीज चल रही थी, दिल्ली की उस समय खास तौर पे दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय 2 महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा चल रही थी। 2 महत्वपूर्ण बिल्स पर चर्चा हो रही थी, ठीक है, हो रही थी। ध्यान देना है। पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा जो था वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये 2 बिल्स थे जिन पर चर्चा चल रही थी, और ये दोनों बिल्स जो थे भारतीयों के लिए नुकसानदायक थे। भारतीयों के लिए नुकसानदायक, हानिकारक, ठीक है। तो अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या काम किया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या काम किया कि बम फेंक दिया। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर
दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। ठीक है, बम फेंक दिया। और बम का उद्देश्य जो था वो था, बम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था समझिए। इसका उद्देश्य क्या था भैया? बहरे कानों को सुनाना, बहरे कानों को सुनाना, बहरे कानों को सुनाना, इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बहरे कानों को सुनाना। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात नहीं सुन रही थी तो बम फेंक दिया, बम फेंकेंगे तब जो है ये लोग सुनेंगे मेरी बात। तो ये कांड हुआ। ये कांड बहुत ही खतरनाक कांड था, समझ लीजिए। स्व इच्छा से इस कांड में जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दी। अंदाजा लगाइए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जनता के लिए, केवल कि जनता का ध्यान, जनता का शोषण हो रहा है, हम लोगों की तरफ ध्यान आए, जनता का शोषण न हो, इसके लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी, जान को जो है जोखिम में डाला। ठीक है, अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं चला, कई लोगों को इसमें लपेटा गया, कई लोगों को इसमें जो है लपेटा गया। ध्यान दीजिएगा बम वाले कांड में। अब इसके अलावा बम वाला कांड तो था ही, दोनों के ऊपर जो है मुकदमा चला दिया गया, गिरफ्तारी की गई, मुकदमा भी तामीर किया गया। थोड़ा और लिखवा देते हैं। तो ये हुआ। इसके अलावा जो है इनके ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। ये भी घटना जो है बहुत तेजी से हुई और ये बहुत ही खतरनाक घटना थी। उस दौरान की बम फेंक दिए, बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। और इसमें टोटल जो भूमिका थी वो थी किसकी भूमिका थी? एचएस की। टोटल भूमिका किसकी थी? एचएस की भूमिका थी। एचएस के सदस्य थे ना ये सब सदस्य किसके थे? एचएस के सदस्य थे। ध्यान देना है सबको, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों के ऊपर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर जो है असेंबली में बम फेंकने के लिए जो है मुकदमा तामीर किया गया। क्लियर है? तो इन्होंने असेंबली में बम फेंका तो इनके ऊपर मुकदमा तामीर कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा भैया, इसके अलावा एक घटना और हुई, कौन सी घटना? लाहौर षड्यंत्र कांड। लाहौर षड्यंत्र क्या था? यही था लाहौर षड्यंत्र कांड, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, देखिए दो तीन चीजें ध्यान देना है कि ये जो मुकदमा था लाहौर षड्यंत्र कांड, इसमें दो केस साथ में संयुक्त रूप से चले। पहला जो था सैंडर्स की हत्या, और इसी में कंबाइन किया गया बम कांड, असेंबली बम कांड। दोनों को मिला लिया गया इसमें। ठीक है ना, कंबाइंड मुकदमा चला। और मुकदमा जब चलाया गया तो तमाम तरह के और लोगों को जो है जेल में डाला गया, एचआरए के और मेंबर्स को डाला गया। एचएसआरए के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। ठीक है, ध्यान देगा, जिसमें आपके सुखदेव राजगुरु भी थे। सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, अब सबको लिखवा देते हैं। भगत सिंह, इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त,
बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। इसके अलावा जतिन दास, ये सारे लोग जो है शामिल किए गए इसमें, ठीक है। अब इनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया, मुकदमा चला के लाहौर षड्यंत्र केस में इनको जेल में डाला गया। इन सबको लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में रखा गया, ठीक है, सबको। अब देखिए, तो ये इन लोगों ने एक चाल चली, इन लोगों ने एक योजना बनाई, क्रांतिकारियों की योजना जो थी, ये सारे इनकी योजना थी कि भूख हड़ताल किया जाए। इनकी क्या योजना थी, भूख हड़ताल किया जाए। अगर हम भूख हड़ताल करेंगे तो राजनैतिक कैदी बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राजनैतिक कैदी। आम कैदी से राजनैतिक कैदी बन जाएंगे हम लोग, भूख हड़ताल करेंगे। तो राजनीतिक कैदी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू किया कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, राजनीतिक कैदी जो होते हैं उनके ऊपर मुकदमा थोड़ा हल्का लगता है, और इनको ये लगा कि आसानी से हम लोग कालांतर में छूट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने राजनीतिक कैदी का तमगा हासिल करने के लिए भूख हड़ताल की। और इसी बीच जतिन दास इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की, ठीक है। मृत्यु हो गई, उसके बाद मृत्यु हो गई। बात समझ में आ रही है। तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। जतिन दास से अंग्रेज जो है जब उनको पानी ले जाकर दिए तो कहें कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। तो ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो भैया देखिए, अब 2-3 बातें समझिए। राजनीतिक कैदी का तमगा होता है कि हल्का मुकदमा होता है कि किसी राजनीतिक कारण से जो है विरोध वगैरह करने के लिए जो है ये लोग काम कर रहे थे। तो ये काम करने के लिए उन्होंने चक्कर में जो है ये लोग इसलिए भूख हड़ताल की है। लेकिन इसी बीच जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मृत्यु के बाद स्थिति ये बनती है, थोड़ा एक और पहलू है, बहुत लोग, हालांकि वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा जो पढ़ाना है वही पढ़ा देंगे। देखिए, फिर कालांतर में क्या होता है, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु, ठीक है। बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं गांधी जी के ऊपर, गांधी जी पर, कि गांधी जी अगर चाहते तो इन तीनों की फांसी रुक सकती थी। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट। इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो बहुत लोग कहते हैं गांधी की इरविन से मुलाकात हुई थी और चाहते तो ये इन तीनों की फांसी रोक सकते थे। तो क्या आपको लगता है गांधी जी ने कोशिश नहीं करी? गांधी जी ने कोशिश करी थी। गांधी जी ने मांग करी थी, गांधी जी ने कहा था कि राजनैतिक कैदियों को छोड़ा जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, ठीक है। और इरविन कहा भी था कि राजनीतिक कैदी छूट जाएंगे। लेकिन बाद में इरविन कहता है, लेकिन क्या कहता है इरविन, कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों जो हैं ये राजनीतिक कैदी नहीं हैं, ये राजनैतिक कैदी नहीं हैं,
नहीं है। इनको इरविन ने कहा ये आतंकी हैं, आतंकी हैं। तभी गांधी जी को समझ में आ गया कि ये इरविन माफ नहीं करेगा। तभी गांधी जी को लग गया कि इरविन माफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर माफ करना होता तो ये राजनीतिक कैदी के तौर पे इन तीनों को माफ कर देता। तो भाई गांधी जी क्या करते? गांधी जी गुलाम देश के एक नेता थे, बादशाह थोड़ी थे, या अंग्रेजों की सेना में थोड़ी थे कि अंग्रेज गांधी जी की सारी बात मान लेते। मान लेते तो अच्छी बात थी, नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। अब इस पर गांधी जी को ब्लेम देना है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भैया अंत में स्थिति क्या बनती है कि इन तीनों को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को तेईस मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। क्लियर है? पूरा देश शोक में। पूरा देश शोक में हो गया था इससे। ठीक है? गांधी जी के ऊपर, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाए गए। ठीक है? तो ये जो बिंदु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को बता दिया गया। और ये तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे लटक गए। और इन तीनों क्रांतिकारी जब ये लटक रहे थे तो इन्होंने एक ही तराना बोला। उस तराने को मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसी अंदाज के साथ ये हंसते हंसते फांसी पे लटक गए और अपने जीवन की आहुति दे दिए भारत माँ के लिए। इनका योगदान पूरा देश जीवन भर अगर प्रयास करे तब पर भी भूला नहीं पाएगा। बहुत बड़ा बलिदान इन तीनों क्रांतिकारियों का था। इनफैक्ट जितने भी क्रांतिकारी थे सबका था। ठीक है? तो चलिए फिर इसी टॉपिक के साथ तीन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को मैंने डिलीवर किया। इसी के साथ इस सेशन में समाप्त करता हूं। अगले सेशन में हम लोग गोलमेज सम्मेलन, इसके अलावा कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है उसको पढ़ेंगे, पूना पैक्ट, इन तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।